मेरी ज़ारा, मेरी ज़ारा, उसकी मौत का कातिल यही कहीं है। तुम लोगों में से कोई एक, उसके अपनों ने ही उसकी जान ली है। तुम ही लोगों ने मारा है मेरी ज़ारा को। किसने मारा? हाँ, किसने? हमसे ये फुर्सत कहाँ दर्द इश्क समझने की, किसी की जान गई और लोग अफसाने कहने लगे। आखिरी शायरी। दर्द में हंसते हुए आरिफ की आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर गिरी और बरसती हुई बारिश के साथ मिलकर उसके पैरों के पास रखी कब्र की मिट्टी को और गीला कर गई। कब्र पर अपनी मोहब्बत ज़ारा का नाम देखकर आरिफ के दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे, जिसकी आवाज़ ऊपर आसमान के बादलों से आ रही थी। 32 साल के आरिफ की भूरी आंखें, हल्के लंबे बाल, जिन्हें वो शायरी पढ़ते हुए सहलाता रहता था। आरिफ का कद इतना लंबा कि मुशायरे में आखिरी कुर्सी तक लोग उसे अच्छे से देख पाते थे, और उसकी मोहब्बत ज़ारा, 26 से 27 साल की खूबसूरत लड़की, जिसके गालों पर अमीरी की लाली और आंखों में काले सुरमे की धार पर मोहल्ले के लड़के अपना दिल धड़काते रहते थे। लेकिन ज़ारा का दिल तो आरिफ के गालों पर पड़ने वाले गड्ढों पर अटका हुआ था। लेकिन आज आरिफ की आंखों से उसकी मोहब्बत, उसकी जुदाई, उसके वो 4 साल बह रहे थे जो उसने अपनी माशूका ज़ारा के बिना बिताए थे। लेकिन कुछ सवाल आरिफ के पास थे जो उसकी जुबान तक नहीं आ पा रहे थे कि ये सब कब, कैसे और कहाँ और क्यों हुआ। ज़ारा की मौत आखिर कैसे हुई? ये सवाल सभी के दिलों में था जो इस समय आरिफ को टूटा हुआ, बिखरता हुआ देख रहे थे। उन्हीं में से कोई कहता है, गंभीर बीमारी से मरी है बेचारी। बड़ा बुरा हादसा हुआ ज़ारा बिटिया के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद बिना किसी सबूत के भी आरिफ मन ही मन जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो लम्हा ही आखिरी था जब उसने सांस ली। वो लम्हा ही आखिरी था जब उसने सांस ली। दिल तो कब का टूट चुका था, बस जिस्म ने साथ दी। मोहब्बत की इस दास्तां में यूं उसकी रूह बिछड़ गई। लोग समझे अफसाना था, हकीकत कहीं सिसक गई। इस कहानी को लव स्टोरी नहीं, लखनऊ के लैला मजनू का इश्क कहते थे लोग। आरिफ और ज़ारा की कहानी ऐसी ही थी। लखनऊ के हजरतगंज हलवासिया की मशहूर गलियों से गलौटी कबाब और कुल्फी की चुस्कियों तक, नवाबों के इस शहर में आरिफ और ज़ारा की हंसी और मोहब्बत के किस्से बड़े मशहूर थे। यार, ये आरिफ मियाँ शब्दों को दिल की गहराइयों की चाशनी में डुबो कर लोगों के सामने पेश करते हैं। तेरा दिल ना आया होता ना तो मैं तो खा ही जाती इस आरिफ को। ज़ारा की स्कूल की दोस्त और पड़ोसी जो अक्सर ज़ारा के साथ ही रहती थी, इस समय ज़ारा के कमरे में उसके साथ लेटे हुए ज़ारा के शर्माते हुए चेहरे को देखकर उसे छेड़ रही थी। ऐसा कहोगी तुम? अपनी सहेली की सौतन बनोगी क्या? इस रविवार चलोगी ना मुशायरे पर? अरे हाँ बिल्कुल, तुम जो बोलो मेरी जान, बिल्कुल चलेंगे। अपने घर वालों से छुपकर ज़ारा अपनी सहेली हेमा के साथ आरिफ के मुशायरे पर जाया करती थी और आखिरी कुर्सी पर बैठकर बड़े प्यार से आरिफ की शायरियों को सुनती थी। हर रविवार की तरह एक और रविवार आया। ज़ारा मेहरून रंग की सलवार कमीज पहने अपने घुंघराले बालों की एक लट को अपनी उंगली पर घुमाए जा रही थी। सामने आरिफ को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक तरफा प्यार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी सहेली हेमा ने उसके कंधे पर अपने कंधे से हल्का सा धक्का मारा और कहा, पिछले 6 महीने से बस देखे ही जा रही है, अपनी जुबान खोल और बोल डाल दिल की बात। हेमा की बातें मानो ज़ारा के कानों तक आ ही नहीं रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वो दोस्त ही क्या जो आपके दिल की बात अपनी जुबान से ना कहे। बस अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हुए हेमा ने अपने पर्स से एक पेन और पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखने के बाद ज़ारा के पास से उठकर चली गई आरिफ के पास, जो अभी अभी स्टेज से उतरकर घर जाने को तैयार था। गाड़ी तक उनका पीछा करने के बाद हेमा ने उसे आवाज लगाई, अरे आरिफ मियाँ, एक खत है आपके नाम।
ये सुनते ही आरिफ ने मुड़कर देखा और सोचा, खत मेरे नाम, और यहाँ देखो तो माजरा क्या है। इसके बाद आरिफ का दोस्त फैजल हेमा के पास आया और उसके हाथ से खत ले जाकर गाड़ी में बैठे आरिफ को दिया। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई और आरिफ हेमा की आवाज सुनते हुए खत को पढ़ने लगा। आपकी मुरीद नहीं है, आशिक है आपकी, ज़ारा मेरी दोस्त। आशिक, वो भी लड़की। ये कहते हुए आरिफ ने वो खत खोला और पढ़ा। आईना देखूं तो आप दिखें, खुद को सुनूं तो आप। पिछले 6 महीनों से यही कहे जा रही है ज़ारा, देखिए अगर कुछ कर सकते हैं आप। मंगलवार शाम 5 बजे गोमती नदी के किनारे। मिलते हैं आपसे ज़ारा। आरिफ यूं तो जानता था कि लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन वो ज़ारा को भी जानता था। यार फैजल, उस लड़की का नाम ज़ारा ही है ना, जो हर मुशायरे में आती है? हाँ वही है सरकार, मुशायरा मिस नहीं करती। एक सेकंड, क्या ये वही ज़ारा है? आरिफ ने हाँ में सर हिलाया और उस खत को अपनी जेब में रख दिया। मतलब वाह, किसी ने सच कहा है, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इतने महीनों से उस ज़ारा को देखे जा रहे थे, आज वो खुद चलकर आई है। किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी जनाब। फैजल ने अगले पल गाड़ी एक छोटी सी गली के पास रोकी और आरिफ से कहा, सुनो, मेरी बात मानो तो उसे अपनी हालत बता देना। बड़े घर की लगती है, वो तुम्हारे घर की इस गली को भी देखेगी तो भाग जाएगी। पहले ही भाग जाए तो अच्छा है, दिल टूटने का दर्द जरा कम होगा, समझे? आरिफ ने गली के बाहर से अपने घर को देखा, जिसकी छत आधी टूटी हुई थी। उसने फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए फैजल से कहा, गरीबी का आलम हो बेशक, मगर इश्क की शान में कमी नहीं। अमीरों की दौलत हो या दिलों की बात, प्यार में कोई कमी नहीं। क्या समझे? फैजल ने आरिफ की तरफ देखा और हंसते हुए वहां से चला गया। और फिर कुछ दिन बाद वो मंगलवार की शाम आई और आरिफ की मुलाकात ज़ारा से हुई। हेमा ज़ारा को चाट खिलाने के बहाने वहां ले आई थी और फिर जैसे ही ज़ारा ने आरिफ को वहां देखा, हेमा वहां से कब चली गई किसी को पता नहीं चला। ज़ारा ने गहरे गुलाबी रंग की सलवार और कमीज पहनी हुई थी। आरिफ ने उसका मैचिंग दुपट्टा देखकर भांप लिया था कि ये सूट लखनऊ के किसी मशहूर शोरूम से लिया गया था, लेकिन ज़ारा को सिर्फ आरिफ की आंखें, उसके बाल और उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे दिख रहे थे। उसकी पुरानी सफेद कमीज की सिलवटें उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी। ज़ारा और आरिफ दोनों ने अपने एक तरफे प्यार की कहानी सुनाई और फिर दोनों की हंसी गोमती नदी के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ तले गूंजती रही। ये दिन हफ्ते, महीने और साल में बीत गए। दोनों के प्यार के किस्से आरिफ की शायरियों में भी अब झलकने लगे थे और ज़ारा ने भी थोड़ी बहुत शायरी करना सीख लिया था। तेरे नाम से सजती है मेरी हर गजल, मैं सांस ना लूं तेरे बिना। मेरी जिंदगी की तरह मेरी महफिल अधूरी है तेरे पैरों के आहट के बिना। तुम्हारी शायरी में मेरा दिल बसता है जैसे मैं तुमसे बंधी होती हूँ। ये काजल, ये लाली तो महज एक नाम की, मैं दिन रात तुम्हारी मोहब्बत में सजी रहती हूँ। आरिफ की महफिलें अब और भी रंगीन हो चली थी। अब उसकी जेब में 2 पैसे और जुड़ गए थे। उसने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली थी, लेकिन फिर उसके घर की एक दीवार अचानक से गिर गई, ठीक वैसे ही जैसे ज़ारा के साथ की ये मुलाकात आरिफ पर कोई बिजली गिरा रही हो। भाईजान ने कहा है कि वो निकाह की तारीखें निकाल रहे हैं। तुम्हें कुछ करना होगा आरिफ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ज़ारा, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जानती हो अपने परिवार को, मेरी औकात दिखाने में वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, और मैं अपनी औकात अभी इस वक्त तो नहीं बदल सकता। ज़ारा ने घबराकर आरिफ को गले लगा लिया और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू आरिफ की कमीज को गीला कर रहे थे। आरिफ ने कसकर ज़ारा को पकड़ लिया और फिर ज़ारा ने जो कहा उसे सुनकर आरिफ ने तुरंत ज़ारा को खुद से अलग कर दिया। आरिफ, हम भाग चलते हैं, भागकर निकाह कर लेंगे, फिर कोई क्या ही कर लेगा हमारा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा भाई मुझे मरवा देगा,
मैं इकलौता बेटा हूं घर का, अभी अभी कमाई शुरू हुई है, एक इज्जत ही है जो हमने अब तक कमाई है। अब तुम चाहती हो मेरे परिवार से उसका सब कुछ छिन जाए? जारा को लगता था कि वो आरिफ को अच्छे से जानती है, लेकिन आज आरिफ के मुंह से ये सब सुनकर उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरिफ के साथ बिताए हर हसीन पल पर उसे अब हंसी आ रही थी और अपनी किस्मत पर रोना भी। बहुत जल्दी हार मान ली तुमने आरिफ। मुझे लगा हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, साथ रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है अपने परिवार के तबाह हो जाने का। मैं उनकी तबाही का कारण नहीं बन सकता। आरिफ बस बोलता रहा। जारा इससे आगे कुछ नहीं सुन पाई। उसने अपने साथ खड़ी हेमा का हाथ पकड़ा और अपने घर चली गई। हेमा ने जारा को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। उसकी हालत देखकर परेशान होते हुए हेमा ने पूछा, तो उसे सच तो बता देती, अब क्या करेगी? सच सच उसे क्या बताऊंगी, जो निकाह की बात पर मुझे गरीबी की दुहाई दे रहा है। मैं अब जो करूंगी खुद से करूंगी। तू मेरा साथ देगी? बोल। हेमा ने हाँ में सर हिलाते हुए जारा का हाथ पकड़ा और फिर एक हफ्ते बाद जब निकाह की तारीख तय हुई तो हेमा ने जारा के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये ले, यही है जो मैं कर सकती हूँ, अपना ध्यान रखना जारा। ये कहकर हेमा जारा के घर से चली जाती है। जारा के दिल में एक बड़ा सच था जिसे वो दिल में ही दबाए एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसके बाद सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला था। ये सच इतना बड़ा था कि जारा इसका जिक्र खुद से भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी अलमारी के ऊपर रखे पुराने से बॉक्स से धूल हटाई और अंदर रखे कुछ कील हथौड़ों के बीच से एक लंबी सी सफेद रंग की रस्सी निकाली और अपने कमरे को अच्छे से बंद कर दिया और फिर अपने पलंग के पास रखी अपने परिवार की तस्वीर को देखकर रोने लगी। अपने भाईजान, अपने अब्बू की तस्वीर को देखकर उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी इस हरकत के बाद शायद आप मुझे जिंदगी भर कोसे। हो सकता है आप कहें कि मैंने आपका मुंह काला कर दिया, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। खुद की कसम, काश आप मेरी मजबूरी समझ पाते। अलविदा अब्बू, अलविदा भाईजान, मुझे माफ कर देना। लैला मजनू की कहानी का अंत मौत था। क्या मौत है जिसे जारा गले लगाने वाली है? क्या होगा इस कहानी का अंत? जानने के लिए सुनिए FM फोक टेल्स पर एक नई कहानी, आखिरी शायरी।